हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स का एक बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स। सो जनरली हम लोग जब फिजिक्स स्टडी करते हैं तो फिजिक्स स्टडी करना है मतलब मुझे स्टडी करना है फिजिकल क्वांटिटीज को। सो आफ्टर ऑल फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। बेटा ऑब्जर्वेशंस साथ में एक्सपेरिमेंट मतलब एक्चुअल क्या होता है। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं मतलब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। पहले कितना था, बाद में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ में कैसे रिलेट करती है, कैसे चेंज होती है। ऑल दिस प्रोसेस मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है बेटा उसके बाद में वहां से हम लोग कंक्लूजन्स निकालते हैं। ये क्वांटिटी के साथ में ऐसे रिलेट करती है, ये क्वांटिटी इसके साथ में नहीं रिलेट करती है। वेरियस ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद में हम लोग बनाते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स और साइंस के लॉज बनाते हैं बेटा। मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ऑब्जर्वेशंस करना है, फिजिकल क्वांटिटीज को काउंट करना है, मेजर करना है, पहले कितनी थी, बाद में कितना हुआ है, ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ में कैसे रिलेट करती है, सब बातें बेटा। उसके बाद में एक लॉ बना दिया, ये क्वांटिटी इसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चेंज होती है तो ये भी ऐसी चेंज हो रही है। सब मतलब ये सब प्रोसेस करने के लिए मुझे परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट में करना है मुझे ऑब्जर्वेशन। किस चीज का? वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का। ऑब्जर्वेशंस करना है मतलब मुझे एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर करना है बेटा मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा मेजरमेंट एक बेसिक और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बनती है ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस 3-4 वीडियोस में फिजिक्स, उसके बाद में यूनिट्स, यूनिट सिस्टम, डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस पूरा क्वेश्चंस कवर अप किया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। और आज हम लोग फोकस करने वाले 3 एक्टिविटीज पर, दैट इज एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स। बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, मुझे मेजर करना है एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को। मेजरमेंट कैसा होना चाहिए? मेजरमेंट होना चाहिए बेटा एक्यूरेट, जितना है उतना ही होना चाहिए आंसर उसका। मेजरमेंट अगर हम लोग बार बार उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो बार बार उसने वही आंसर्स देना चाहिए, मतलब होना चाहिए प्रिसाइज्ड और नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ भी एरर्स। हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है, दैट मेजरमेंट होता है, दैट मेजरमेंट मस्ट बी एन एक्यूरेट वन। मेजरमेंट मस्ट बी इन रिपीटेडली वही कैलकुलेशंस उसने शो करनी चाहिए, वही मेजरमेंट उसने प्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज प्रिसाइज्ड। और उसमें कोई डेविएशंस नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पर कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए बेटा। चलिए 3 पॉइंट्स आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले। व्हाट इज एग्जैक्टली एक्यूरेसी, व्हाट इज एग्जैक्टली प्रिसीजन, व्हाट इज एरर्स। जनरली हम लोगों ने अभी तक देखा है बेटा कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है मतलब एक्चुअली मुझे करना है मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज मुझे इस रूम का टेम्परेचर मेजर करना है, मतलब मुझे टेम्परेचर वाली क्वांटिटी मेजर करनी है। और सपोज मैं कंसीडर करता हूं इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री सेल्सियस ये तो रूम का टेम्परेचर हो चुका है। और यहां पर मैं एक्सपेरिमेंट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लाता हूं, दैट इज थर्मोमीटर। और ये थर्मोमीटर एग्जैक्टली रूम का टेम्परेचर बताने वाला है। सपोज इसने बताया बेटा रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल कितना रूम का टेम्परेचर बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस इज माय एक्चुअल टेम्परेचर, बट इसने कितना बताया बेटा? 31। बेटा मुझे कैसे समझ में आया कि 31 है? मैं तो इस थर्मोमीटर को ही देखने वाला हूं और मैं समझ लूंगा कि इस रूम का टेम्परेचर 31 है। बाकी सब कैलकुलेशंस में 31 करके एडजस्ट करूंगा, बट एक्चुअली 31 टेम्परेचर है ही नहीं। टेम्परेचर कितना है बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस एक्चुअल वैल्यू हमारी क्लोज होनी चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करने वाले, जो मेजरमेंट हम लोग करने वाले हैं, दैट मेजर्ड वैल्यू मस्ट बी एन एक्चुअल वैल्यू, या फिर क्लोज तो भी होनी चाहिए। मेरा अगर एक्चुअल रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसने एक्चुअल बताना चाहिए कि 29.9 है। इट इज वेरी वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू। या फिर बताना चाहिए 31.1 है, बट 31 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेविएशन। मतलब बेटा एक्चुअल जो वैल्यू होती है, एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू होती है, उसके साथ में जब हम लोग मेजर करते हैं
दैट मेजर्ड वैल्यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज ने एक्चुअली वही होनी चाहिए. सो एक्यूरेसी मीन्स it is and how close that measured value to your actual or true value. कितनी क्लोज है बेटा. इसका एक्चुअल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. अगर ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम अगर मेरा थर्मोमीटर 30 को 30 दिखाता है, मतलब दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर. सो एक्यूरेसी का मतलब होता है बेटा कि एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू और आपकी मेजर्ड वैल्यू जितने एक दूसरे के साथ में क्लोज्ड है, मतलब एक्यूरेट है. सो व्हाट इज एक्यूरेसी? So accuracy of any measurement involves how close your measured value to the actual or true value. जो actual value है उसे हम लोग actual value या फिर true value भी बोलते हैं. So यही accuracy है बेटा. और हमें तो पता होना चाहिए कि हम लोग जब measure करते हैं तो हमारा experimental measurement और observations more accurate होना चाहिए. अगर मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर का और 30 की जगह पे मैंने 31 ले लिया, मतलब बाकी कैलकुलेशंस भी चेंज हो गए ना उसके रिलेटेड. सो मेजरमेंट मस्ट बी एन एक्यूरेट एंड दैट एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज यू आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू. सो हो गया. आपके थर्मोमीटर में बता दिया बेटा कि 30 डिग्री सेल्सियस है और 30 डिग्री बता दिया, मतलब हम लोग हो गए कि भाई थर्मोमीटर अच्छा है, 30 को 30 बता रहा है. उसके बाद में 15 मिनट के बाद में और एक बार चेक किया. अब यहां पर टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में इसने दिखा दिया 33 डिग्री सेल्सियस. मतलब बेटा एक टाइम पे उसने अच्छी से वैल्यू बता दी, मतलब ये थर्मोमीटर सही है ऐसा नहीं बेटा. जो वैल्यूएशंस है, जो ऑब्जर्वेशंस है, उसे हम लोग नेक्स्ट टाइम भी अगर ऑब्जर्व करते हैं या फिर दूसरी जगह जाकर भी उसे ऑब्जर्व करते हैं, दैट वैल्यूएशंस एंड दैट मेजरमेंट must be an accurate one. मतलब वही वैल्यूएशंस उसने प्रोड्यूस करना चाहिए, वही वैल्यूएशंस उसने शो करना चाहिए रिपीटेडली. अगर मैं यहां पर मेजर करता हूं, सपोज मैंने पहले मेजरमेंट किया एक स्केल से फ्रॉम ए टू बी, और पहला मेजरमेंट मेरा लेंथ वाइज है 2.6 मीटर. 5 मिनट के बाद में यही लेंथ इसको मेजर करता हूं, उसके बाद में अगर इंस्ट्रूमेंट हमें बोलता है 2.65 मीटर, मतलब बेटा एक्सपेरिमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट तो गड़बड़ कर रहा है. पहले इसने शो किया है 2.6 मीटर, बाद में शो किया है 2.65 मीटर. गलती तो हो चुकी है बेटा. एक तो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट खराब है या फिर आपकी दो प्रॉब्लम है. सो दैट मेजरमेंट मस्ट बी एक्यूरेट. एक्यूरेट तो होना चाहिए बेटा, पर एक ही टाइम पर एक्यूरेट नहीं होना चाहिए. उसे दूसरी बार भी होना चाहिए एक्यूरेट, तीसरी बार भी उसने वही वैल्यूएशन शो करना चाहिए. मतलब that observation must produce its value repeatedly और accurate produce करनी चाहिए. that quality of that instrument or that measurement is called as precision. बेटा ध्यान रखिए, accuracy का मतलब है जो एक्चुअल वैल्यू है उस रिलेटेड में कितने क्लोज उस वैल्यू को हम लोग जा सकते हैं मेजरमेंट में, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी. प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी नहीं बेटा. प्रिसीजन मतलब जो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस को इंस्ट्रूमेंट कर रहा है या फिर ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, दैट मेजरमेंट एक बार तुक्का नहीं लगना चाहिए बेटा, उसे दोबारा भी करना है तो सेम एनवेशंस आना चाहिए. एक बार गलती से उसका तुक्का लग चुका है, नहीं बेटा. सो रिपीटेडली उसने वही चीज को रिप्रोड्यूस करना चाहिए. सो प्रिसीजन मींस रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ दैट मेजरमेंट. सो कितने अच्छे से वो हर एक टाइम पर वही वैल्यूएशंस रिप्रोड्यूस करने वाला है. मतलब ये थर्मोमीटर आज एक्यूरेट आंसर्स दे रहा है, कल भी इसने एक्यूरेट टेम्परेचर बताना चाहिए, 4 दिन के बाद में भी इसने एक्यूरेट टेम्परेचर बताना चाहिए. सो इट इज एन प्रिसीजन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. सो बेटा पहला पार्ट है एक्यूरेसी, दैट इज हाउ क्लोज टू योर एक्चुअल वैल्यू हम लोग कितना एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है. प्रिसीजन मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट. इसने रिप्रोड्यूस करना चाहिए, एक बार तो कैसा आंसर नहीं देना चाहिए, हमेशा उसने रिपीटली आंसर्स देना चाहिए. दैट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी. हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी को बोलते हैं दैट इज प्रिसीजन ऑफ दैट मेजरमेंट्स.
सो प्रिसाइज होना चाहिए। आपका मेजरमेंट कैसा होना चाहिए बेटा? एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। एक्यूरेट मतलब एक्चुअल वैल्यू के साथ में उसने क्लोज होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब एक बार नहीं, हमेशा उसने एक्चुअल एक्यूरेट आंसर ही देना चाहिए। रिपीटली उसका आंसर यही होना चाहिए। और इसके बाद में तीसरी टर्म आज हम लोग फोकस करने वाले हैं, दैट इज एरर्स। तो बेटा एरर्स का मतलब क्या है? वही मतलब है बेटा, मेरा रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, यहां पर इस थर्मोमीटर ने मुझे दिखा दिया 31 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग, हम लोग मेजर कर रहे हैं और उसे हम लोग समझ रहे हैं बेटा वो अलग है। सो दैट डेविएशन, दैट चेंज, दैट इज अनसर्टेनिटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अनसर्टेनिटी। सो एक्चुअल वैल्यू के साथ में जो डेविएशन हो चुका है बेटा आपके मेजर्ड वैल्यू का, या फिर दिस अनसर्टेनिटी जो आपसे गलती हो चुकी है बेटा, दैट गलती, दैट इज डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूएशन, दैट डेविएशन इज कॉल्ड एज एरर्स इन मेजरमेंट। सो एरर्स का मतलब बेटा डेविएशन of measured value from actual value, इसे हम लोग बोलते हैं एरर्स। सो बेटा तीन ही पॉइंट, एक्यूरेसी मतलब हाउ क्लोज टू योर एक्चुअल वैल्यू, प्रिसीजन मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट, और एरर्स मतलब जो डिफरेंस है बेटा या फिर डेविएशन है एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू में, उसे हम लोग बोलते हैं एरर्स। जितनी ज्यादा एरर है बेटा उतना आपका मेजरमेंट इनएक्यूरेट है, और जितनी एरर कम है मतलब यू आर मोर एक्यूरेट विद दैट एक्सपेरिमेंट। और हमेशा ध्यान रखना है बेटा एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए मेजरमेंट्स में। ओके चलिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस होता है, सर ये एरर्स क्यों होती है, एरर्स के प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, या फिर एरर्स क्यों होती है? तो एरर्स के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बेटा। सबसे पहला रीजन जो कि मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग मेजर कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं, सो उसे मेजर करने के लिए होता है बेटा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। में मुझे लेंथ मेजर करनी है तो हम लोग कुछ गेजेस को यूज करते हैं, टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर गेजेस यूज होती है, फोर्स यूज करना है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमें लेंथ मेजर करनी है तो हम लोग स्केल, रूलर यूज करते हैं। सो बेटा सबसे पहले एरर्स या फिर अनसर्टेनिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर होता है, दैट इज क्वालिटी ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं अगर वही क्वालिटी में अच्छा नहीं है, फॉल्टी है, तो बेटा तो आपका मेजरमेंट क्या है, गलत ही होने वाला है। So what are the various types of reason? That is quality of instrument. Quality of measuring instrument. अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आप लोग जिस मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो बेटा ऑब्जर्वेशंस का फॉल्टी होना है। फॉल्टी ऑब्जर्वेशंस मींस एरर आनी चाहिए, अनसर्टेनिटी है बेटा। ओके सो ये भी एक रीजन हो सकता है, दैट इज यू आर यूजिंग अ फॉल्टी और द मेजरिंग क्वालिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज पुअर वन। सो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। उसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है बेटा स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहा है बेटा, उसके बाद वो प्रॉपर स्किल ही नहीं है। आपको मेजर करना है लेंथ, और उसे लेंथ कैसे मेजर करते हैं, स्केल साथ में या फिर वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं आप लोग, या फिर स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं, उसको स्क्रू गेज से कैसे मेजर करना होता है, किस लाइन के साथ में किसे मेजर करना है, किसके साथ में मैच कर रहा है, उसका लिस्ट काउंट क्या है, कुछ पता नहीं है। मतलब इंस्ट्रूमेंट उसे यूज करना है, पर यूज करने के लिए उसके पास में कैसे यूज करना है, क्या यूज होता है, उसकी प्रॉपर स्किल ही नहीं है। तो बेटा वो कैसे क्या बताएगा आपका आंसर? तो दैट स्किल ऑफ दैट ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग दैट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये अगर स्किलफुल नहीं है, पर्सन के पास अच्छी स्किल ही नहीं है, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस के लिए एरर हो सकती है। सो दूसरा रीजन हो सकता है बेटा
स्किल ऑफ दैट पर्सन। तीसरा हो सकता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। जो मेथड्स आप लोग मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं बेटा, सपोज आप लोगों को एरिया काउंट करना है, सो एरिया काउंट करने के लिए आपको दो टाइप के लेंथ को कंसिडर करना है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आपका एरिया होता है बेटा। बट आप जो प्रॉपर मेथड यूज करनी चाहिए थी वो मेथड ही नहीं यूज कर रहे। आपको कैलकुलेशंस करने हैं, मेथडोलॉजी यूज करनी है। जो एक्चुअल मेथड है, अगर आपकी मेथड ही गलत हो गई है, आपका फॉर्मुलेशन ही गलत हो चुका है बेटा, मतलब ऑब्जर्वेशंस और जो मेजरमेंट है बेटा वो फॉल्टी हो चुका है, मतलब आपका फॉल्टी मेजरमेंट होता है बेटा। ओके, बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका है, ये तो हम लोगों ने देखा है, स्किल नहीं उसके पास में, या फिर जो मेथड आपने ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज किए, मेजरमेंट के लिए यूज किए, वो फॉल्टी है। और बाकी के बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। सपोज मुझे इस रूम में टेम्परेचर मेजर करना है, तो ड्राई समर सीजन में ह्यूमिडिटी कम है और रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, सो मेरा चेंज हो सकता है, तो ये तो मेरे हाथ में नहीं बेटा। सो देयर आर सम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, कि एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिस कारण आपका मेजरमेंट फॉल्टी हो सकता है बेटा। ओके, चलिए तीनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज यूर मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, जितनी क्लोज है उतना आपका मेजरमेंट एक्यूरेट है। सेकंड, प्रिसीजन, इट इज एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस दैट ऑब्जर्वेशंस, बार बार उसने वही आंसर्स देना चाहिए, एक बार तुक्का नहीं लगना चाहिए बेटा, हर एक टाइम पर उसने रिपीटेडली ऑब्जर्वेशंस देना चाहिए, दैट इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी of that experimental or that measurement, that is called as precision। उसके बाद में एरर्स। एरर मतलब बेटा जो एक्चुअल वैल्यू है और जो आपने मेजर की है उसमें जो डेविएशन आ चुका है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दैट वैल्यू, दैट इज एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू, और दैट इज डेविएशन ऑफ मेजर वैल्यू फ्रॉम दैट एक्चुअल वैल्यू। उस डेविएशन को हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी, या फिर बोलते हैं बेटा उसे एरर्स। सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, सो ये रीजंस भी है बेटा, क्वालिटी फॉल्टी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, या फिर स्किल नहीं ऑब्जर्वर के पास में, या फिर जो मेथड हम लोग यूज करने वाले मेजर के लिए वो ठीक नहीं है, या फिर कुछ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स भी है बेटा जो आपके हाथ में नहीं है, सो दैट रिजल्ट्स फॉल्टी एक्सपेरिमेंट्स। ओके, चलिए बेटा उसके बाद में हम लोग फोकस करते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ एरर्स पर। कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं बेटा? सो जनरली एरर्स जो है हम लोग दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, सिंपल सिंपल दो टाइप्स में हम लोग कैटेगरीज करते हैं। दैट इज फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर्स। बेटा एरर्स भी है और बहुत सिस्टमैटिक भी है। और जो सेकेंड टाइप ऑफ एरर है ये बेटा रैंडम एरर। सो जनरली हम लोग एरर्स दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक होती है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी होती है बेटा रैंडम एरर। सो सिस्टमैटिक एरर्स का मतलब क्या होता है बेटा? सो एरर तो हो चुकी बेटा, एरर मतलब डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। सो जो मेजरमेंट मैंने रिकॉर्ड किया है वो मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के साथ में नहीं मैच कर रहा है, सो दैट डेविएशन इज कॉल्ड एज एरर्स। एरर क्यों होती है बेटा? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट खराब है, या फिर स्किल नहीं है, या फिर मेथड ठीक नहीं है, या फिर एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स है, सो उस कारण हमारी क्वालिटी खराब हो जाती है, या फिर एरर्स होती है बेटा। सो जो एरर्स बाय चांस नहीं बेटा, जो एरर्स बाय चांस नहीं है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस और मेजर की अकॉर्डिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। दैट इज due to the inaccuracy of measurement or observation। so जो ऑब्जर्वर है या फिर मेजरिंग मेथड है या फिर इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है, उसमें जो इनएक्यूरेसी होती है बेटा, उस इनएक्यूरेसी को हम लोग जब काउंटर करते हैं, उस काउंटर वाली कंडीशंस को बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स। सो दैट मेरर, दैट इज एरर्स
ड्यू टू द इनएक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर्स। क्या रीजन हो सकते हैं बेटा सिस्टमैटिक एरर्स के? 3-4 एरर्स के रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है बेटा दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। व्हाट इज मीन बाय इंस्ट्रूमेंटल एरर? चलिए एक एग्जांपल फोकस करते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट अगर आपका फॉल्टी कैलिब्रेशन के साथ में है, मतलब सपोज हम दुकान से कुछ चीज खरीद के लाते हैं, सो वहां पर होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम लोग मास मेजर करते हैं। उस मास अगर हम लोग मेजर करते बेटा तो कुछ भी नहीं वहां पर डाला होगा, इसका मतलब वहां पर उसने दिखाना चाहिए 0, और उसके बाद में हम लोग जो चीज उसमें रखते हैं उसका एक्चुअल मास उसने दिखाना चाहिए और वो होना चाहिए एक्यूरेट। बट अगर कुछ टाइम अगर हमारा 0 ही प्रॉपर सेट नहीं है, जो एग्जांपल मैंने लिया था बेटा टेम्परेचर का, सो जहां पर कुछ भी नहीं उसका मतलब वहां पर टेम्परेचर 0 दिखाना चाहिए, बट वो 0 के जगह पर 1 दिखा रहा है, मतलब मेरा 0 ही मैंने प्रॉपर सेट नहीं किया है, 0 की जगह पर 1 दिखा रहा है। मतलब अगर 30 दिखाना है, एक्चुअल अगर 30 है तो दिखाएगा 31। सो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, उसका 0 जो एक्चुअल 0 के साथ में मैच होना चाहिए वो नहीं है, अगर वही फॉल्टी है तो बेटा आपका मेजरमेंट भी फॉल्टी हो सकता है। अगर आप लोग स्प्रिंग बैलेंस से मास मेजर कर रहे हैं और स्प्रिंग बैलेंस 0 से होनी चाहिए, पर वो अगर पहले 5 kg दिखा रही है, मतलब बेटा बिना कोई मास वो 5 kg 0 दिखा रहा है, एक्चुअली उसने दिखाना चाहिए था 0 बट वो दिखा रहा है 5। उसके बाद में 20 kg उसको अगर हम लोग अटैच करते हैं, वो 20 kg अटैच करने वाला और पहला 5 इनिशियल ऐड करेगा, मतलब वो एक्चुअल में दिखाएगा कितना बेटा 25 kg, एक्चुअल में है कितना 20 kg। सो 20 kg का ऑब्जर्वेशन उसने दिखा दिया 25 kg ड्यू टू द इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। हम लोगों ने 0 ही सेट नहीं किया था, प्रॉपर 0 वहां पर सेट नहीं है। So that type of instrumental error that is due to the calibrations or improper calibrations of instruments. So instrument ही proper नहीं बेटा, so proper calibration नहीं है, तो उस टाइप में अगर errors होती है तो उस systematic errors को हम लोग बोलते हैं instrumental errors. Okay? So due to the proper improper calibrations of experimental instrument, उसे हम लोग बोलते हैं that is instrumental error. दूसरी क्या हो सकते बेटा? सो दूसरी हो सकते बेटा इम्प्रॉपर इंस्पेक्शन टेक्निक। जो आप टेक्निक यूज करते हो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, वो इम्प्रॉपर है या फिर इंस्पेक्शन या प्रॉपर नहीं कर रहे बेटा। इंस्पेक्शन जो होता है बेटा ये प्रॉपर नहीं है, मतलब आपका जो पर्सन है वो आपका पर्सन इम्प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर रहा है, वहां पर उसने 0 दिखाना चाहिए तो उसने 0 एक्सपेरिमेंट में दिखा दिया बेटा, बट उसने कुछ अच्छे से किया ही नहीं है, इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल है, उसने प्रॉपरली इंस्पेक्ट ही नहीं किया उस चीज को, तो उसे बोलता है बेटा error due to the imperfection of measuring techniques। क्यों होते बेटा मेजरिंग टेक्निक्स के improper experimental errors? उससे स्किल ही नहीं है, अगर आपने उसे नहीं सीखा है कि इसका मेजरमेंट ऐसे करना होता है, सो वो तो इम्परफेक्ट ही होगा। सो इसे हम लोग बोलते हैं improper inspection technique of that measuring systems। और तीसरी हो सकती है बेटा दैट इज पर्सनल एरर। ये आदमी की तरफ से जो ऑब्जर्वर है, जो क्या बेटा ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर ही उसे प्रॉपरली इंस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर उसको एक बार ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब एक चीज उसको ऑब्जर्व करना है कैसे, तो उसने ऑब्जर्व करके रखी है, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया है, प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं की है, प्रॉपरली उसके बारे में स्टडी नहीं किया है, दैट इज एरर्स अराइजेस ड्यू टू द ह्यूमन निग्लिजेंस। ऑब्जर्वर का निग्लिजेंस जो होता है बेटा, उस कारण जो एरर्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरर्स। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर मींस ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को फॉल्टीली कैलिब्रेट कर चुका है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर।
इम्प्रॉपर इंस्पेक्शन टेक्निक, मतलब आपने उसे प्रॉपर इंस्पेक्शन टेक्निक ही नहीं यूज की है। कैसे इम्प्रॉपर है बेटा कि मुझे एक्चुअली वर्टिकल ऐसे पकड़ना चाहिए था, उसको मैंने ऐसे टिल्ट करके रखा है। जो लेवल हम लोग लेते हैं बेटा तो वर्टिकल होनी चाहिए, उस लेवल को हम लोगों ने टिल्ट करके रखा है। सो आंसर तो गलत ही होगा बेटा उसका। सो आपको एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है उसकी टेक्निक ही पता नहीं है, एक्सपेरिमेंट कैसे लगाना है, सेटअप कैसे करना है, इंस्ट्रूमेंट कैसे सेट करना है, पूरी टेक्निक पता नहीं है। सो इंस्पेक्शन कैसे होगा बेटा, गलत ही होगा। जिसे आप लोग को हॉरिजॉन्टल मेंटेन करना चाहिए था उसने आपको तिरछा टिल्टेड लिया है। सो टिल्टेड होने के कारण उसने गलत रीडिंग दे दिया है। सो ये आपकी गलती है, दैट इज इम्प्रॉपर इंस्पेक्शन टेक्निक। पर्सनल एरर, जो ऑब्जर्वर है बेटा वो कोई टेंशन ही नहीं ले रहा है, वो उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर बायस्ड है। सो दैट ह्यूमन एरर्स, जिसे हम लोग पर्सनल एरर्स भी बोलते हैं, दैट इज ह्यूमन एरर्स। ठीक है बेटा। सो तीनों एरर्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप लोग प्रॉपर कैलिब्रेशन यूज करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर 0 हो सकती है। अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन टेक्निक यूज करते हैं बेटा तो ये भी एरर निगलेक्ट हो सकती है। जो ऑब्जर्वर है बेटा, वो ऑब्जर्वर अगर प्रॉपर ध्यान दे के उसे यूज करे, दैट इज वो भी एरर यूज कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सो जो सिस्टमैटिक एरर्स होती है बेटा, दैट सिस्टमैटिक एरर जो होती है, दैट एरर्स अराइजेस ड्यू टू दैट एक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी की वजह से ही होती है बेटा, हमारी गलती होती है, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होता है, टेक्निक गलत हो जाती है, पर्सन ऑब्जर्वर केयरलेस हो जाता है, उसका निग्लिजेंस होता है। ये सारे एरर्स हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा पर्पज ही होना चाहिए एक अच्छा मेजरमेंट, ये तीनों एरर्स 0 होनी चाहिए या फिर रिड्यूस्ड होनी चाहिए और बहुत कम होनी चाहिए। और दूसरे टाइप्स ऑफ एरर्स जो है बेटा उसे बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। ये एरर छोड़ के हमारे हाथ में जो एरर्स नहीं बचती बेटा उसे हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं, जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अब सपोज यहां पर मुझे मेजर करना है टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मुझे मेजर करनी है। अगर मैं समर सीजन में यूज करता हूं तो वहां पर ड्राई एनवायरनमेंट होता है और रेनी सीजन्स में वही ऑब्जर्वेशंस में मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी कम या ज्यादा तो मेरे हाथ में नहीं है बेटा। उसके बाद में कोई ऐसी एरर्स जो हमारे हाथ में है ही नहीं। सपोज कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑब्जर्वेशन चल रहा है, वहां पर वोल्टेज थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, सो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा ये होता है बेटा। सो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हमारे हाथ में है ही नहीं बेटा। सो ऐसी एरर्स की जो कुछ भी दूसरे रीजंस के साथ में, ये रीजंस छोड़ दीजिए, जो हमारे हाथ में बचती नहीं है या फिर हम लोग उसे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उस टाइप्स के एरर्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज रैंडम एरर्स। ह्यूमिडिटी है हमारे हाथ में नहीं है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं हाथ में हमारे, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो चुका है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो चुकी है, लाइट कम ज्यादा हो चुका है बेटा। सो दैट आर नेचुरल कंडीशंस। सो नेचुरल कंडीशंस है, मेरे हाथ में नहीं है, हिंड्रेंस आ चुका है या फिर कोई दूसरी एरर्स आ चुके हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे बेटा, समर सीजन में लेंथ मेजर कर रहे थे, बहुत ज्यादा धूप थी, उसके बाद में जो स्केल है वो थोड़ी सी एक्सपांड हो चुकी है, सो लेंथ उसने गलत दिखा नहीं हाथ में हमारे। सो हमारे हाथ में जो एरर्स नहीं होती, ये तीनों एरर्स छोड़ के जो बचती हुई एरर्स है बेटा उसे हम लोग कहते हैं रैंडम एरर्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रैंडम एरर्स। जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वगैरह जो होती है, जो हमारे हाथ में नहीं होती, उसे हम लोग रैंडम एरर्स कहते हैं। ठीक है बेटा। सो तीनों पोर्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए, दैट इज फर्स्ट एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स। चलिए बेटा फटाफट 5 मिनट्स में एक बार मैं इसे रिपीट करता हूं। हमें पता होना चाहिए बेटा कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस। मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्वेशंस करना है, मतलब मुझे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना ही है। उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं रूल्स डिसाइड करूंगा कैसे चेंज होगा बेटा। सो जो एक्चुअल वैल्यू मुझे मेजर करनी है वो होनी चाहिए एक्यूरेट, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू हमारे मेजर्ड वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो हाउ दैट मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू योर एक्चुअल वैल्यू, दैट इज क्लोजनेस ऑफ दैट मेजर्ड वैल्यू टुवर्ड्स द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू, इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ दैट मेजरमेंट। उसके बाद में एक बार उसने एक्यूरेट वैल्यूएशंस दे दिया, दूसरे बार उसने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। जितनी बार हम लोग उस मेजरमेंट को करेंगे, रिपीट करेंगे, वैल्यूएशंस एक्यूरेट ही होना चाहिए, वही होना चाहिए।
So that is reproducibility of that measurements at various times. इसे हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। मतलब आपका मेजरमेंट एक्यूरेट है, मतलब एक्चुअल वैल्यू के साथ में अच्छी तरह से मैच कर रहा है। प्रिसाइज्ड है मतलब बेटा उसे 4 बार आप चेक करेंगे तो वही आंसर्स आने वाला है, कोई दूसरा चेक करेंगे तो वही आंसर्स आने वाला है। दैट इज प्रिसाइज्ड वन। मेजरमेंट रिपीटेडली अगर लेते हैं तो उसने वैल्यूएशंस नहीं चेंज करना चाहिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एरर्स। सो बेटा एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो चेंज है, डिफरेंस है, दैट इज डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस, उसे बोलते हैं हम लोग एरर्स। और एरर्स हमारे लिए होती है बेटा प्रॉब्लम। सो मेजरमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एरर्स। आपका मेजरमेंट एरर फ्री होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एरर अगर ज्यादा है मतलब आपकी एक्यूरेसी कम है। एरर्स दोनों साइड से हो सकती है, नेगेटिव साइड में हो सकती है, पॉजिटिव साइड में हो सकती है। उसके बाद में आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है हाउ दैट एरर अराइजेस। सो एरर के लिए बहुत सारे रीजंस है बेटा। दैट इज क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट अगर क्वालिटी वाला नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आपके मेजरमेंट में एरर हो सकता है। उसके बाद में जो पर्सन है उसके पास में प्रॉपर स्किल नहीं है, द स्किल ऑफ दैट ऑब्जर्वर और एक्सपेरिमेंट, ये भी आपके लिए रीजन हो सकता है। मेथड दैट विच आर यूजिंग हियर, द मेथड्स भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर वगैरह जैसे। सो दैट आर द वेरियस रीजंस फॉर द एरर्स। और एरर्स मुझे करना है काउंट। सो एरर्स के टाइप्स भी कितने होते हैं बेटा? तो जनरली 2 टाइप्स में एरर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, दूसरी रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर्स मींस हमारा इनएक्यूरेसी वाला जो पार्ट होता है बेटा, इनएक्यूरेसी है। सो इनएक्यूरेसी जिसमें होती है बेटा, जिसे हम लोग मेजर करते हैं, काउंट करते हैं, या फिर काउंटेबिलिटी होती है बेटा, उससे हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स बोलते हैं बेटा। सिस्टमैटिक एरर्स के हम लोग जनरली 3 रीजंस भी ढूंढते हैं। पहला रीजन है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। जीरो ही प्रॉपर सेट नहीं तो बेटा तो फॉल्टी होने वाला है, सो फॉल्ट रीडिंग होने वाला है बेटा। सेकंड दैट इज इम्प्रॉपर इंस्पेक्शन टेक्निक। उसे प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना चाहिए बेटा। एक्चुअली इंस्पेक्शन में अगर उसे हॉरिजॉन्टल इंस्पेक्ट करना है, हम लोग टिल्ट यूज करके बेटा, तो इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है। सो दैट इज आपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से सेट नहीं किया है। सो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली सेट नहीं है, इम्प्रॉपर टेक्निक्स यूज किया आप लोगों ने इंस्पेक्शन के लिए। हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्व करना चाहिए, इंक्लाइंड रखा है, इंस्ट्रूमेंट ही बराबर रखा नहीं है। सो ये भी आपके लिए एरर्स होता है बेटा। दैट इज इम्प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन, इम्प्रॉपर इंस्पेक्शन टेक्निक्स और ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में ह्यूमन एरर, पर्सनल बेटा, वो केयरफुल ही नहीं है, केयरलेस पर्सन है, बायस्ड है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है ऑब्जर्वेशंस करते टाइम। उसको ऐसे ऑब्जर्व करना चाहिए तो उसने तिरछा देख के ऑब्जर्व किया है, दैट इज पर्सनल ह्यूमन एरर। आदमी की तरफ से एरर है बेटा, उस एरर्स को हम लोग पर्सनल बोलते हैं। और ये तीनों एरर्स हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट अच्छा यूज करिए, प्रॉपर टेक्निक यूज करिए, पर्सन केयरफुल रखिए, एरर 0 हो सकते हैं बेटा। और जो एरर्स, ये तीनों एरर्स छोड़ के हमारे हाथ में नहीं है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या फिर बाकी सराउंडिंग कंडीशंस है, उस एरर्स को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर्स, जो हमारे हाथ में नहीं है। ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। सो दैट आर द रैंडम एरर्स। सो बेटा ये तीनों टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके 11th के लिए और आपके पॉलिटेक्निक फिजिक्स के लिए भी। ओके, सो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है बेटा, उसमें हम लोग एक्चुअली कैलकुलेशंस करने वाले, दैट इज एस्टिमेशंस ऑफ एरर्स। इसमें हम लोग एरर्स को एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, बाकी पूरा दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट जो होने वाला बेटा एरर्स रिलेटेड, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ एरर। हम लोग एरर्स को काउंट करने वाले, एस्टिमेट करने वाले, कितना वैल्यूएशंस है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तब तक इस थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छी तरह से रिपीटेडली देखिए, हर एक पार्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज एस्टिमेशंस ऑफ एरर। चलिए बेटा, थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, अगर आपको ठीक ठाक लगा है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं या फिर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने इतना लंबा वीडियो देखा है, और थोड़ा बहुत हमें इंस्पायर्ड करिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। ओके, और आपको कुछ डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में हम लोग उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। ओके,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लंबा वीडियो। लंबा देखा है बेटा, इतना एरर्स, इतना ये सब कुछ आप लोगों ने सेंड किया है। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स।